पार्ट 2 बालाजी क्लास 11th का है, सेट सी पेपर का, एनुअल एग्जाम क्लास 11th। तो पार्ट 2 में मैं बता रहा हूँ प्रारूपिक पुष्प के, बाकी पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ 11 तक, ठीक ना। लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन कहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रारूपिक पुष्प के अनुवाद कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए अथवा रेखित व अरेखित पेशी में अंतर लिखिए। तो रेखित व अरेखित पेशी का अंतर बता रहा हूँ आपको। तो रेखित एवं अरेखित पेशी में अंतर देखिए, रेखित पेशी वहीं अरेखित पेशी, तो ये कितने मार्क्स का आपका 4 नंबर का, तो कम से कम 4 अंतर तो होने ही चाहिए। पहला अंतर है ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, रेखित पेशियाँ कहलाती हैं। वहीं अरेखित पेशियाँ क्या हो, ऐसी पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, अरेखित पेशियाँ कहलाती हैं। वही दूसरा अंतर है रेखित पेशियाँ अस्थियों के साथ, अरे यार, अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक ना, और शरीर की पेशियों का अधिकांश भाग बनाती हैं। वहीं अरेखित पेशी अंतरांगों जैसे आमाशय, मूत्राशय, जनन वाहिनियाँ तथा रुधिर वाहिनियों की दीवार में मिलती हैं। तीसरा है रेखित पेशियों में पेशी कोशिकाएं लंबी व बेलनाकार होती हैं, इनका व्यास पूर्ण लंबाई में समान रहता है। ये क्या बोलते हैं, शारीरिक नहीं होती हैं, ठीक ना। अरेखित पेशियाँ में, इसको वर्ड को ध्यान रखना है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग पता होगा। अरेखित पेशियों में पेशी के कोशिकाएं तर्क रूपी होती हैं, कभी कभी इनके सिरे दिशाखित भी होते हैं। दिशाखित है शायद ये, या फिर शाखित, हाँ ये शाखित नहीं होती हैं, दिशाखित भी होते हैं। चौथा है रेखित पेशियों में तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं, वहीं अरेखित पेशियों में पेशी तंतु एक केंद्रीय होते हैं। अब प्रश्नांक 13 की ओर चलते हैं यार। समसूत्री अतिसूत्री विभाजन को 4 अंतर लिखिए अथवा डीएनए की संरचना लिखिए। तो प्रश्नांक 13 की ओर चलते हैं, तो आपका ये आ गया प्रश्नांक 13, समसूत्री अतिसूत्री विभाजन में अंतर। तो प्रश्नांक 13 जो कि है ना, समसूत्री विभाजन देखिए, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, वहीं असूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। सेकंड वन लीजिए, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, वहीं असूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब क्या है, तीसरा है, इसमें जीन विनिमय नहीं होता है समसूत्री में, अर्धसूत्री में जीन विनिमय होता है, वहीं समसूत्री में थोड़े समय तक होता है, अर्धसूत्री में लंबे समय तक होता है। इसमें ये 5वां है, इसमें उप अवस्थाएँ नहीं होती हैं और अर्धसूत्री में उप अवस्थाएँ पाई जाती हैं। प्रश्नांक यार अब चलते हैं 14 की ओर, जो कि है कार्बोहाइड्रेट के गुण लिखिए अथवा असूत्री विभाजन की विशेष। नो प्रश्नांक 15 यार, ये वाला है, सॉरी 14, ठीक ना। ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर लिखिए अथवा चक्रीय व चक्रीय फास्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। प्रश्नांक 14 देख लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर। तो ग्लाइकोलिसिस यह क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है, वहीं क्रेब्स चक्र यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब दूसरा अंतर है, ग्लाइकोलिसिस यह ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के शोषण में होती है, वहीं क्रेब्स चक्र केवल ऑक्सी शोषण में होती है। तीसरा है आपका ग्लाइकोलिसिस शोषण का प्रथम चरण है, वहीं क्रेब्स चक्र आपका शोषण का तृतीय चरण है। ग्लाइकोलिसिस एक रेखीय पथ है, वहीं आपका क्रेब्स चक्र एक चक्रीय पथ है। अब 5वां है, ग्लाइकोलिसिस इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु के विखंडन में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, वहीं क्रेब्स चक्र क्रिया में एसिटिल को एंजाइम ए के पूर्ण विखंडन से अकार्बनिक पदार्थों CO2 व H2O का निर्माण होता है। अब चलते हैं प्रश्नांक 15 की ओर। प्रश्नांक 15 न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसके कार्य लिखिए अथवा उत्सर्जन क्या उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्नांक 14 की ओर, सॉरी 15 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे उत्सर्जन के बारे में अथवा का किया गया है, ध्यान रखिए। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन जीव अपने शरीर में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।
ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अमीनोटोलिक जंतु। अमीनोटोलिक वह उत्सर्जन है जिसमें जंतु प्रोटीन उपापचय के बाद अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण से बनी अमोनिया को इसी रूप में उत्सर्जित करता है। अमीनोटोलिक उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को अमीनोटेलिक जंतु कहते हैं। वहीं दूसरा है यूरियोटेलिक जंतु। यूरियोटेलिक वह उत्सर्जन है जिसमें प्रोटीन के जलीय अपघटन के बाद बने अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण से बनी अमोनिया को पहले CO2 से क्रिया करा के यकृत के अंदर यूरिया में डलता है। इसके बाद यह यूरिया विक्रिया में रुधिर से छानकर अलग किया जाता है और मूत्र रूप में जल तथा दूसरे उत्सर्जी पदार्थों के साथ शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यूरियोटेलिक उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। एक बार से मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड तीसरा है यूरिकोटोलिक जंतु। यूरिकोटोलिक जो वही उत्सर्जन है जिसमें उपापचयी क्रियाओं के बाद बनी अमोनिया के यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। यूरिकोटोलिक उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटोलिक जंतु कहते हैं। 116 की यार चलते हैं यार, देख लो आप बोलते बोलते यार सूख गए। चलो, केचुई के आहार नाल क्रमांक चित्र बनाइए अथवा सोले ने सिकुल का पुष्पी सूत्र उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर केचुई के आहार नाल का नामांकित चित्र आपके सामने उपस्थित है। तो इस टाइप का है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अरे भाई ज़्यादा यार धूप लग रही है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं समझता हूँ। तो ये आपका मुख हो गया, ग्रासिका प्रेषणी यहाँ पे है, यहाँ पे आमाशय, और ये यहाँ पे ये अंत्र का जो भी है पूर्ण भाग, अंतरनाल, लसिका ग्रंथि, अंत्र जो भी है, केचुई के आहार नाल की संरचना। प्लीज टर्न ओवर। चलो इसको अंक 17 की ओर चलते हैं यार। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के मुख्य पदों को रेखीय निरूपण से समझाइए अथवा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले एक कारक लिखिए। तो चलो देख लेते हैं यार प्रश्नोत्तर क्रमांक 17 का, जो कि है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो आपके सामने यार एक मिनट, चलो सही है, आ जाता है आपको। निम्न है तो प्रकाश पहला आपका कारक है प्रकाश, फिर जल, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके जो है तो 5 यहाँ पे कारक दिए गए हैं, तो इनका आप डिटेल देख लेते हैं अपन लोग। प्रकाश का है, प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश एवं उसकी तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। पौधे दृश्य प्रकाश की केवल लाल व नीली किरणें का ही क्रिया में उपयोग करते हैं तथा इसी प्रकाश में यह क्रिया अधिकतम होती है। अब चलो जल की ओर देख लेते हैं। जल कारक जो प्रायः सीमाकारी नहीं होता, परंतु जल की अत्यधिक कमी हो जाने पर रंध्र बंद हो सकते हैं। फलतः CO2 में मिल पाने से हास क्रिया में कमी आती है। वही तापमान तीसरा कारक है। इस क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर है ना, इससे कम या अधिक तापमान पर क्रिया की दर कम या तेज होती है। शीत जलवायु वाले पौधे में यह क्रिया 0.10 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य रूप से होती है। सेंटीग्रेड जो भी कह लो। कार्बन डाइऑक्साइड चौथा रीजन है। CO2 की मात्रा वायु में 0.03% है, जो सामान्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना, उपयुक्त है या फिर उपयुक्त है सॉरी कहना चाहिए। जो कि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। सीमा तक इसकी बढ़ने पर इस क्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। वहीं 5वां कारक आपका आता है O2 ऑक्सीजन। तो O2 प्रत्यक्ष रूप से इस क्रिया को नहीं प्रभावित करता है या फिर क्रिया को प्रभावित नहीं करती है, परंतु यह देखा गया है कि वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की स्थिति में इस क्रिया की दर में कमी आ जाती है। यार धूप इधर थोड़ा है, चलो तो सही है। अब यार अगला आपका आता है प्रश्नोत्तर क्रमांक 18। चलो सही है।
प्रश्नोत्तर क्रमांक 18 यार अथवा है इसका। क्या प्रश्न है आपका? विक्राणु का नामांकित बनाइए। चलो सही है। अथवा में है मानव में दोहरा परिसंचरण। चलो सही है। तंत्र क्या है? सचित वर्ण कीजिए। तो यहाँ पर अथवा दिया गया है दोहरा वही परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण ऐसा परिवहन जिसके एक चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार प्रवाहित होता है उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पहले शरीर का डिऑक्सी जनित रक्त रुधिर महाशिराओं द्वारा हृदय में लाया जाता है, वहां से यह फेफड़ों में जाता है, वहां से ऑक्सीजन जनित रक्त एक बार पुनः हृदय में आता है, तब इसे संपूर्ण शरीर में वितरित किया जाता है। स्तनधारी हृदय में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा परिवहन में 2 प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं। तो क्या क्या है नेक्स्ट मैं ओपन कर रहा हूँ आपको सामने। तो ये रहा आपका प्रश्न, उसका सचित वर्णन, ठीक ना, देख लो आप लोग। फेफड़ा ये फुफ्फुस धमनी एंड LARALYRY जो भी है, महाशिरा फुफ्फुस शिरा महाधमनी पृष्ठ महाधमनी शरीर अंग मानव दोहरा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या हो गया? वर्णन हो गया। अब उसका सचित वर्णन करना है, चित्र बना के अब आपको वर्णन तो इधर से आपका कर दिया गया है, ठीक ना। अब में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरा परिवहन में 2 प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं। अब उनका भी यहाँ पर वर्णन करना कंपलसरी, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्णन और चाहता मांगता है ये, तो वर्णन किया जाएगा यार जो भी और होगा। बाकी चलो बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पार्ट 1 यार बता दिया हूँ मैं, अपलोड हो चुका है। हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब भेज दूँगा वहीं पर।